आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 17 हल करेंगे, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आपको PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे। कह रहा है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है ना। कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हम जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, सेंटर टैप करते हैं ताकि हमें क्या हो, नेगेटिव टर्मिनल क्या हो, प्राप्त हो। चूंकि ये क्या होता है डायोड हमारा, अगर हम एक डायोड यूज करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल में ये तो काम करता है, पॉजिटिव जब साइकिल होती है तो ये काम करता है, नेगेटिव साइकिल में पूरी साइकिल रिक्त जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 डायोड यूज करते हैं जिसमें ये क्या करता है, नेगेटिव का काम करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ठीक है। दोनों डायोड के लिए ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। करा ये टर्मिनल खुला हो ना, करा ये ओपन हो, तब की कंडीशन में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए लिखा है शून्य वोल्टेज, बी लिखा है पूर्ण रेटेड निर्गत, और सी दिया है रेटेड निर्गत का आधा, और डी दिया है रेटेड निर्गत का 1/4। तो सिंपल सी बात है, जब ये ओपन हो जाएगा ना नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है कि जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। अगर केवल कहता कि स्थिर आवृत्ति कौन प्रदान करता है, उच्च सटीक की जब बात किया है तो हम हार्टले ऑसिलेटर यूज करते हैं। अगर कहता बस कि स्थिर आवृत्ति कौन प्रदान करता है तो हम कहते हैं कोलपिट्स, जो ऑसिलेटर होता है वो क्या करता है, स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो यहां पे बात किया है उच्च सटीक की, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। हार्टले ऑसिलेटर क्या किया जाता है, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति के लिए यूज किया जाता है। अगर बस कह देता कि हमें बस क्या चाहिए, स्थिर आवृत्ति चाहिए है ना, तो हम क्या कहते हैं, कोलपिट्स ऑसिलेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है ना। ए दिया है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, बी दिया है भारी और बहुत पतला, सी दिया है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा ना, और डी दिया है भारी और बहुत बड़ा। तो देखिए जो हमारा बेस होता है ना, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, एमीटर बेस कलेक्टर होते हैं, तो हमारा जो बेस होता है वो पतला भी होता है ना, और हल्का डोप्ड भी होता है। ये एमीटर होता है ना, लेकिन एमीटर की क्या होती है, डोपिंग। एमीटर बेस कलेक्टर है। अगर हम डोपिंग के हिसाब से देखेंगे तो एमीटर की डोपिंग क्या होती है, एमीटर की डोपिंग अधिक होती है ना। एमीटर की डोपिंग क्या होती है, अधिक होती है। डोपिंग क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। डोपिंग है ना, बेस की कलेक्टर की डोपिंग एमीटर से कम होती है ना। एमीटर से क्या होती है, एमीटर से कम डोपिंग होती है।
अगर हम बात करें बेस की तो सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? बेस की होती है ना। सबसे कम जो होती है, सबसे कम डोपिंग जो होती है वो किसकी होती है? बेस की होती है। लेकिन अगर इसकी भौतिक अवस्था की बात की जाए, ये तो डोपिंग के आधार पे बेस का डोपिंग सबसे कम होता है, लेकिन और एमीटर का डोपिंग सबसे अधिक होता है, और कलेक्टर का डोपिंग क्या होता है? एमीटर से कम होता है। लेकिन अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पे बात करेंगे तो हमारा कलेक्टर सबसे बड़ा होता है और उसके बाद एमीटर बड़ा होता है और बेस सबसे पतला होता है। ठीक है, डोपिंग भी कम होती है और पतला भी होता है। ये इसका क्या होगा? भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो कलेक्टर क्या होगा? ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस है, एमीटर है, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? कलेक्टर से कम होगा ना, या कलेक्टर से छोटा कर सकते हैं ना। तो कलेक्टर से क्या होगा? से छोटा होता है या पतला होता है? कलेक्टर से पतला होता है, लिख लें ना, पतला होता है। और ये क्या होता है? सबसे पतला होता है, सबसे पतला होता है। ठीक है, देखिए आप क्या रहा है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? सिंपल सी बात है, डोपिंग के आधार पर देखेंगे सबसे कम डोपिंग होती है और सबसे पतला होता है। ऑप्शन देख लें, ए हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला, बी दिया है भारी और बहुत पतला, सी दिया है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा, और डी दे रखा है भारी और बहुत बड़ा। तो आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ए क्या कर रहा है? हल्के से डोप किया हुआ, मतलब इसकी डोपिंग क्या है? बहुत कम है। ठीक है, और बहुत पतला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। ठीक है, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? ठीक है, ए दिया है पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, बी दे रखा है कॉमन बेस एम्पलीफायर, और सी दे रखा है एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर, और डी दे रखा है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, आप देख रहे हैं पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में। तो पुश पुल एम्पलीफायर में दो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ना, एक पुश करता है दूसरा पुल करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये कॉमन एमीटर टाइप है। ठीक है, कैसा एम्पलीफायर है? कॉमन एमीटर टाइप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कॉमन एमीटर टाइप एम्पलीफायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक समान एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है ना। वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। वोल्टेज लाभ का मतलब है कि बात कर रहा है कि आउटपुट से लाभ मतलब क्या होता है? गेन होता है ना। गेन का मतलब होता है, गेन का मतलब क्या है? उसके आउटपुट से। ठीक है, आउटपुट से है। गेन का मतलब किससे है? उसके आउटपुट से। तो यहां पर उसके आउटपुट का निर्धारण कौन करेगा ना। तो आउटपुट का निर्धारण यहां पे देख रहे हैं, ये हमारा एमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है? कलेक्टर है। अगर हम देखें तो क्या होता है? गेन बराबर होता है आउटपुट बटा क्या होता है? इनपुट होता है। गेन बराबर क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट होता है। अगर हमने इनपुट 5 दिया और आउटपुट 25 मिला, हमें एम्प्लीफिकेशन होके आउटपुट अगर हमें 25 मिला तो हमें गेन कितना मिलेगा? गेन क्या मिलेगा? 5 मिलेगा।
तो ये इसका निर्धारण हमें कौन कर रहा है, हमारा जो कलेक्टर से मतलब आउटपुट किस पर प्राप्त हो रहा है, कलेक्टर प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है RL जो कि लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वोल्टेज लाभ को कौन निर्धारित करेगा, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस निर्धारित करता है। ऑप्शन देख लें, ए दिया है R1, बी दिया है R2, सी दिया है RL और डी दिया है RE। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस उसके वोल्टेज लाभ को या गेन को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से ना दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है, दोहरावदार ना ऊपर नीचे, इसकी बात कर रहा है ना। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार, दोहरावदार का मतलब होता है ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखने से ही वेव से ही पता चल जा रहा है क्या है कि ये स्टेबल नहीं है। क्या है, स्टेबल नहीं है ना, स्टेबल नहीं है। वेव से ही पता चल रहा है कि स्टेबल नहीं है, और तब ये क्या होगा, अस्टेबल। क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा ना। ए दिया है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बी दिया है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और सी दिया है वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, और डी दिया है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की दो स्थिर अवस्था होती हैं ना, दो स्थिर अवस्था होती हैं। जबकि अगर हम बात करें मोनो स्टेबल की, तो इसमें एक स्थिर अवस्था होती है, किसकी, मोनो स्टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोहरावदार की बात किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्या किया जाता है या क्यों किया जाता है, यहां पे होगा ना। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। ए दिया है शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, बी दिया है 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, सी दिया है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, और डी दिया है दूसरे हार्मोनिक विरूपण को रद्द करने के लिए। तो जो फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है वो हम कह सकते हैं कि सिग्नल के जो फेज होते हैं वो उनको क्या करने के लिए कि 180 डिग्री पर क्या करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फीडबैक का हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एफईटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो मतलब कि एफईटी को किस डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं, अनुप्रयोग की बात नहीं कर रहा है, आप समझिएगा। यहाँ पे कह के आ रहा है कि इस जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका उपयोग मतलब किस डिवाइस के रूप में किया जाता है। ए दिया है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, बी दिया है धारा नियंत्रण डिवाइस, और सी दिया है सकारात्मक फीडबैक डिवाइस, और डी दे रखा है कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो अगर एफईटी की बात करेगा डिवाइस के रूप में, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा एफईटी होता है, अगर डिवाइस की बात करेगा, अनुप्रयोग अलग चीज है ना, अगर इसके अनुप्रयोग की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि लिखा तो जरूर है कि अनुप्रयोग क्या है, लेकिन ये पूछ रहा है कि एफईटी का
जो मतलब किस डिवाइस के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारा जो एफईटी का उपयोग होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, धारा कंट्रोल डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, करते किसमें है एफईटी का उपयोग, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है ना। ए दे रखा है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरह, बी देखा है प्रसारण ट्रांसमीटर की तरह, और सी दे रखा है लाउड स्पीकर की तरह, और डी दे रखा है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के रूप में। तो यूजेटी जो होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और इसका उपयोग जो करते हैं हम रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एन चैनल जे फेट का गेट टर्मिनल कैसे अभिनेती है। देखिए, जे का मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम है ना। गेट टर्मिनल कैसे अभिनति करता है। देखिए, अगर हम बात करें गेट और सोर्स ना, ये क्या है, गेट है और ये क्या है, सोर्स। ठीक है, होता क्या है आप समझिएगा कि जब ये हमेशा रिवर्स बाइस के रूप में होता है। अगर हम बात करें एन चैनल की, एन चैनल में जो गेट टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, और सोर्स जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। किसमें, एन चैनल में। ठीक है, अगर हम बात करें पी चैनल की ना, अगर हम बात करें किसकी, पी चैनल की बात करें, तो जो हमारा गेट होता है वो पॉजिटिव होता है, और सोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है ना। वैसे इसका जो बाइसिंग होती है वो होती है रिवर्स बाइस, बात समझिएगा, उसकी जो बाइसिंग होती है रिवर्स बाइस होती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए कि पूछ रहा है कि एन चैनल की बात किया है, एन चैनल जो होता है उसका गेट होगा वो निगेटिव से होगा, और सोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पी चैनल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, और सोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ए दिया है गेट पश्च अवनीति, गेट्स अग्र अवनीति, गेट ड्रेन के साथ अग्र अवनीति, और डी दिया है गेट सोर्स के साथ पश्च अवनीति ना। तो आप हमारा क्या होगा, सोर्स के साथ क्या है, पश्च अवनीति है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑफ टाइम क्या है। ये देखिए TD दिया है ना, और यहां पे दिया होगा TR। ठीक है, T ऑन दिया होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है V2 से V1 में परिवर्तित कर, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। ठीक है, फिगर एक और है। ठीक है, यहां पर V2 हमारा निगेटिव में होता है, V1 क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, V2 हमारा क्या होता है, निगेटिव में होता है, V2 वोल्टेज हमारा क्या है, निगेटिव में है, और V1 क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की बात करें तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो V2 से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऑपरेशन इसका चालू होगा, फिर ये V1 तक जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा ये। ठीक है, फिर V2 में आएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की बात करें तो V2 से स्टार्ट होगा, V1 जाएगा, V1 से फिर V2 आएगा। V2 से V1 का जो समय होगा ये टर्न ऑन होगा। क्या होगा, टर्न ऑन। और ये क्या होता है, V1 से V2 का ये होता है टर्न ऑफ।
लेकिन बात किया है कि V2 से V1 में परिवर्तित करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा। आप देख रहे हैं यहां पर जो फिगर दिया है ये हमारा है डिले टाइम, ये क्या है TD क्या है डिले टाइम है, और ये क्या है राइजिंग टाइम है, ठीक है। TR क्या है राइजिंग टाइम, मतलब कि कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ समय ना, राइजिंग का मतलब क्या होगा बढ़ता हुआ समय, ठीक है। और यहां से यहां तक जो मतलब कह सकते हैं कि डिले का मतलब है कि यहां से अगर स्टार्ट होता है हमारा, जैसे ट्रांजिस्टर क्या होता है तुरंत स्विच की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां तक से यहां तक जाके ये क्या होता है टर्न आउट, मतलब जबकि इसको क्या होना चाहिए, मतलब कि यहां पर स्टार्ट कर जाना चाहिए, मतलब कि ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये TD से स्टार्ट होता है, लेकिन मतलब डिले टाइम से स्टार्ट होगा और राइजिंग टाइम तक जाएगा, तब जाके हमारा क्या होता है ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो अगर हम बात करें टर्न ऑन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा TD प्लस क्या होगा TR होगा ना, डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम मिला के क्या होगा ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है ऑन होता है, और तुरंत ये स्विच की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर दिया है A टर्न ऑन बराबर TR माइनस TS, B टर्न ऑन बराबर TR माइनस TD, C दिया है टर्न ऑन बराबर TD प्लस TR, और D दिया है टर्न ऑन बराबर TR प्लस TD प्लस TS ना, TS नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा डिले टाइम प्लस राइजिंग टाइम मिला के क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बिंदु संपर्क ना, पॉइंट कांटेक्ट, विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है ना। A दिया है प्रेरकत्व, B दिया है प्रतिरोधक, C दिया है संधारित्र, और D दिया है ट्रांजिस्टर ना। तो इस प्रकार का पॉइंट कांटेक्ट, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों का प्रयोग करके हम जो निर्माण करते हैं वो ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांजिस्टर में एक कलेक्टर क्षेत्र भौमिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। कह रहा है ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। कह रहा है एमीटर, मतलब कि एमीटर से कलेक्टर क्षेत्र बड़ा क्यों होता है। अगर इसको हम एमीटर बोलें, इसको बेस बोलें, भौतिक रूप से बात कर रहा है ना, भौतिक रूप से कलेक्टर बड़ा होता है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। तो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एमीटर है ये इनपुट की तरह काम करता है ना, और ये कलेक्टर क्या होता है आउटपुट की तरह काम करता है। इसलिए यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन क्या होगा अधिक होगा, इसलिए कलेक्टर पर ही हम क्या यूज करते हैं हीट सिंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हीट सिंक यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अधिक ऊष्मा, चूंकि ये आउटपुट है, हम यहां पे इनपुट देते हैं एमीटर के माध्यम से, आउटपुट हमें कहां मिलता है कलेक्टर पर मिलता है। इसलिए क्या होता है यहां पे अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होगा, और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं हीट सिंक यूज करते हैं। तो ये लिखा है इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। बी दे रखा है कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत, और सी दे रखा है बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बाइस्ड है। डी दे रखा है कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। तो इसलिए चूंकि ये क्या करता है अधिक गर्मी, चूंकि ये आउटपुट टर्मिनल है और यहां पर क्या होती है बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है बड़ा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर बेस और कलेक्टर बेस तक अग्रभ्रति में, मतलब कह रहा है कि हमारा जानते हैं हम कि अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता ना, अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता
इसको एमीटर मान लें, इसको बेस, इसको कलेक्टर मान लीजिए। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता ना, ठीक है। और ये क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स बाइस में होता, ठीक है। कह रहा है कि अगर दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, तब तो ये जगह, अगर ये पहला फॉरवर्ड में होता और दूसरा रिवर्स में होता, तब तो एक ओपन स्विच की भांति ये क्या काम करता है, काम करता ना। लेकिन अगर कह रहा है कि दोनों जब पॉजिटिव हो जाएं, मतलब न फॉरवर्ड हो, मतलब कह रहा है कि दोनों, एक न तो फॉरवर्ड हो न तो रिवर्स में हो, ठीक है, दोनों क्या हो, ठीक है, अग्र अभिनति में हो, ठीक है, दोनों क्या हो, अग्र अभिनति में हो। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा। वैसे ट्रांजिस्टर एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस में होता है और बेस कलेक्टर क्या होता है, रिवर्स बाइस में होंगे, है ना। लेकिन कह रहा है कि दोनों जब फॉरवर्ड बाइस में हो ना, कि दोनों साइड पी टाइप जो मटेरियल है पॉजिटिव से जुड़े हों, तो कह रहा है तब ट्रांजिस्टर क्या करता है, ठीक है। तो जब ये एक फॉरवर्ड होता है दूसरा रिवर्स होता है, तो ये क्या काम करता है, ओपन स्विच की भांति काम करता है, इसकी भांति काम करता है। लेकिन जब दोनों फॉरवर्ड में होंगे तो ये क्लोज स्विच की भांति क्या काम करेगा, बिहेव करेगा। ऑप्शन देख लें, ए कह रहा है एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, बी कह रहा है एक दोलक के रूप में कार्य करता है, सी कह रहा है एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है। खुले सर्किट के रूप में कब काम करता, जब ये क्या होता, ये हमारा फॉरवर्ड में होता और ये किस में होता, ये हमारा रिवर्स में होता, तब ओपन स्विच की भांति काम करता। बात समझिएगा, तब ये क्या काम करता, उस कंडीशन में क्या काम करता, ओपन स्विच की भांति काम करता ना। लेकिन कह रहा है कि ये भी क्या हो जाए, फॉरवर्ड में हो जाए ना, तब ये किसकी भांति काम करेगा ना, तब ये काम करता है एक बंद स्विच के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। देखिए कह रहा है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। ए दिया है न्यूनतम विकृति, बी दिया है अधिकतम धारा लाभ, सी दे रखा है अधिकतम वोल्टेज लाभ और डी दे रखा है शोर अनुपात आने के लिए न्यूनतम सिग्नल। हम जानते हैं क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है ना, क्लास सी। जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है इसकी इफिशियंसी क्या होती है, अधिक होती है, मतलब इसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। जिसकी दक्षता अधिक होती है उसका डिस्टॉर्शन या कह सकते हैं उसकी विकृति भी क्या होती है, विकृति भी क्या होती है, अधिक होती है, विकृति भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर हम बात करें क्लास ए की तो इसकी दक्षता क्या होती है, सी की अपेक्षा इसकी दक्षता कम होती है और जब इसकी दक्षता कम होगी है ना तो इसकी कह सकते हैं कि विकृति भी क्या होगी, कम होगी, मतलब इसका डिस्टॉर्शन भी क्या होगा, कम होता है, ठीक है। मतलब कि जिसकी दक्षता अगर एम्पलीफायर में हम देखें क्लास एबीसी में तो हम देखेंगे कि जिस एम्पलीफायर की दक्षता अधिक होगी उसकी विकृति भी अधिक होगी, अगर जिसकी दक्षता कम होगी उसकी विकृति भी कम होगी। तो क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, जब उसकी इफिशियंसी कम होगी तो उसकी विकृति क्या होगी, वो भी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, न्यूनतम विकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल, तरंगे या पल्सेस का उत्पादन करता है? पीछे भी क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो केवल उसमें इनपुट नहीं प्रयोग करते हैं, होता क्या है कि आउटपुट को ही हम फीडबैक के रूप में दे देते हैं इनपुट पे। ठीक है, जब इनपुट आउटपुट का मतलब जो फीडबैक होगा वो इनपुट पे दे देंगे और फिर वो क्या काम करता है, फिर आउटपुट देता है और फिर आउटपुट को फीडबैक में लेते हैं, फिर इनपुट में प्रयुक्त करते हैं, फिर हमें आउटपुट देता है। तो वो कौन सा होता है? हमारा होता है दोलक या ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है? तो हमारा जो होता है आप जानते होंगे ऑसिलेटर सर्किट में ना कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हमारा होता है ये एमीटर होता है, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर हमारा पॉजिटिव होता है और यहीं से हम क्या करते हैं? फीडबैक लेते हैं और फिर हम किसको देते हैं? बेस को देते हैं। तो हमारा कह रहा है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? तो हमारा सकारात्मक, चूंकि यहीं से हम फिर आउटपुट जो मिलता है उसको फीडबैक के रूप में लाकर फिर क्या करते हैं? यहाँ फिर बेस में इनपुट के रूप में देते हैं, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो तरंगों को बनाए रखने के लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ना यूजेटी की बात कर रहा है। यूजेटी का उपयोग हम जो करते हैं वो करते हैं टाइमिंग परिपथ में। किस में करते हैं? टाइमिंग परिपथ में। और एससीआर की ट्रिगर के लिए या ट्रिगरिंग के लिए, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है दृष्टिकारी के रूप में, बी दे रखा है प्रवर्धन, और सी दे रखा है रेगुलेटर सर्किट, और डी दे रखा है ट्रिगर सर्किट। तो इसका उपयोग जो यूजेटी होता है उसका उपयोग हम टाइमिंग परिपथ में करते हैं, या सीआर की ट्रिगरिंग लिए करते हैं, तथा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा? सही होगा। ट्रिगर सर्किट में हम यूजेटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? ना कह रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, ठीक है, और कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता। इनपुट जो प्रतिबाधा होती है ना वो एफईटी की अधिक होती है। किसकी? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही होगा, है ना। इनपुट इंपीडेंस की बात किया है तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जे फेट्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तुलना में ना मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? देखिए, इसको हम IGFET के भी नाम से जानते हैं। यह मॉसफेट को हम किसके नाम से जानते हैं? IGFET के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हमारा इसका गेट जो होता है वो क्या होगा? इंसुलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत, जंक्शन की जगह क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा? गेट, है ना।
गेट क्या होता है? इंसुलेटेड परत होता है, ठीक है। बी दिया है पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग करना, सी दे रखा है एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का उपयोग करना, और डी दे रखा है पी सामग्री के बजाय एन सामग्री गेट का उपयोग करना, ठीक है। तो यहां पर गेट पर हम इंसुलेटेड परत यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? सही होगा, ठीक है। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, ठीक है ना।